Hello. Yes, Robert. Yes. Good evening and a warm welcome from Bhaktivedanta Hospital to all of you. We are here today for this. Good evening, everybody. A warm welcome from Bhaktivedanta Hospital and Research Institute to all our attendees here. Am I audible? Okay. So today here we are to for this interesting session on mucormycosis, commonly known as black fungus. Today we have Dr. Praful Samant with us, who is going to emphasize more on caution and prevention cures the fear, because media is playing a major role in creating a panic and a lot of anxiety for our public. So we have the expert today on who will enlighten us about what this whole thing is, and also he will guide us about how to keep ourselves safe in this COVID times. Dr. Praful Samant is working as senior ICU consultant in our hospital. He has completed his MBBS and DNB in anesthesia from KEM Hospital, Mumbai. After that, he was attached with Tata Hospital for 2 years. Then he was he completed his 7 years as postgraduate fellowship in critical care in Australia. And he was, we were lucky enough to have him as one of the leading players in setting up the COVID center at Temba. And he has also set up and worked in one more center in Pura. And he has, to his credit, one paper that he has published in the International Journal on COVID Management. So Dr. Praful Samant, welcome you all. We would like to tell our audience that it will be more of a interactive question answer session. So first we will take up some questions for Dr. Praful Samant, and then the audience is free to take whatever doubts and questions they have. So Dr. Samant, we are seeing this second wave of pandemic, and people are talking that there's going to be a third wave. So we would like to know what are these waves in this pandemic and why do they occur? Okay, नमस्कार. मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके उतना हिंदी में बात करने का, सो जितने लोग हैं उनको समझ में आ जाए, और थोड़ा शायद उसमें इंग्लिश भी आ सकता है. अगर किसी बात में आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू मैडम फॉर मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. अभी जो आपने पूछा कि ये लहर क्या रहती है, तो वेव यानी लहर. तो ये लहर जो चीज है, ये क्या रहता है कि जब भी एक आदमी बीमारी रहती है, वो जब चालू हो जाती है तो वो स्लोली चालू हो जाती है. उसके बाद में अचानक उसमें वृद्धि हो जाती है, और ये वृद्धि हो जाने के कारण उसको लहर कही जाती है. तो अभी ये जो दूसरा लहर जो हम बोल रहे हैं, तो ये क्यों आता है? तो इसमें क्या हो जाता है कि जब पहले बार जो बीमारी आती है, तो वो बीमारी पे लोग कोशिश करते हैं कि बीमारी क्यों आई है, उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, और उसको अगर रोक नहीं सके तो उसको किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं. तो ये सब सोचने के बाद में हम एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के तहत वो बीमारी हम कंट्रोल में लाते हैं. लेकिन जैसे ही ये पहले बार जब बीमारी आती है और वो कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद में जब हम वापस थोड़ा टाइम चला जाता है, उसके बाद में अपने बर्ताव के कारण ये बीमारी वापस आ सकती है. और इसमें ये कोविड के बारे में अगर हम कहा जाए, तो जैसे हमें सिखाया गया था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है. लेकिन जैसे ही पहला वेव खत्म हो गया और जैसे ही लॉकडाउन जो हम बोल रहे थे वो लॉकडाउन ओपन हो गया, उसके बाद में लोगों में एकदम ऐसा लगने लगा लोगों की जल्दी से जल्दी मुझे नॉर्मल होना है, मुझे जो नॉर्मल चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी करनी है. तो इसमें क्या हो गया कि अपने बर्ताव के कारण लोगों में भीड़ इकट्ठा होने लगी. अभी आपको एक उदाहरण दूंगा कि ये दूसरे लहर में हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट जो वैक्सीन लेने गए थे, वो एक 8-10 दिन के बाद में हमारे यहाँ एडमिट होने लगे कि जिनको ये बीमारी लग गई.
तो वैक्सीन की लेने की जगह पे इतनी भीड़ उमड़ गई और इतने लोग इकट्ठा हो गए कि वहां पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें लोग भूल गए और उसके कारण लोगों को ये बीमारी होने लगी। जैसे ही तो ये सब जो लहर जो रहती है, जो लहर हम बोलते हैं, ये लहर सब अपने बर्ताव पे डिपेंड करती है कि हम हमारा बर्ताव जितना हो सके उतना वो कोविड नॉर्म्स में अगर रखते हैं तो इससे ये लहर आना या ना आना ये अभी हमारे हाथ में। और अगला क्वेश्चन आपने ये भी पूछा था कि ये लहर आ सकती है क्या? तो ये भी जैसे मैंने बताया कि अपने हाथ में है, लेकिन हो सकता है कि अगली लहर भी आ सकती है, लेकिन वो कितनी सीरियस रहेगी और कितनी बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी और उसका नुकसान उतनी नुकसानदायी नहीं रहेगी, ये सब अपने हाथ में है और ये हमें देखना है कि ये इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सामंत। अभी दूसरा सवाल जो आता है कि ये पहली वेव और ये दूसरी वेव का ये कोरोना एज अ डिजीज क्या फर्क था? हाउ वाज इट डिफरेंट? देखिए जैसे पहले वेव में हमने देखा था कि लोगों को बुखार आता था, खांसी आती थी और फिर थोड़े दिन में उनको तकलीफ हो जाती थी। अभी का जो लहर है उसमें हमने ये देखा एज अ डॉक्टर्स कि पेशेंट को बुखार आता था 1-2 दिन के लिए और वो बुखार चला जाता था। और ये चला जाने के बाद में 3-4 दिन के लिए पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती थी। 4-5 दिन के बाद में सडनली पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी और वो सांस लेने की तकलीफ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके कारण जब ये लहर इतनी बड़ी हो गई, तो उसका कारण ये हो गया कि लोगों को लगा कि हाँ, 1 दिन बुखार आया, 2 दिन बुखार आया, चला गया, इसका मतलब मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बीमारी 4-5 दिन चली जाती थी, 4-5 दिन के बाद में लोगों को एकदम साँस लेने में तकलीफ हो जाती थी और जो पहले पेशेंट जो हमारे पास इस वेव में आए, वो सब पेशेंट ऐसे आए कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क जो हमने पहले वेव और दूसरे वेव में देखा कि दूसरे वेव में पेशेंट इतना ज़्यादा सीरियस में आगे आने लगा कि उसको ऑक्सीजन देना ज़रूरी पड़ रहा है। Okay. Now, the current media, what they are highlighting is about this new complication, which is mucormycosis. Common layman में उसे black fungus जो बोला जाता है. So we would like to know a little more about what is this mucormycosis and why is it true that it has appeared in the corona pandemic or it has been already there? Yeah. अभी ये काला फंगस, ये जो नाम इसको दिया गया है, ये काला फंगस अपने देश में सालों से है और ये सालों से लोगों को होते रहा है और ये ऐसा नहीं है कि कोरोना उसको साथ में लेके आया है। ये अपने देश में था, है और रहेगा। अभी चीज़ ये है कि ये आया कहाँ से, फिर ये अभी कोरोना के साथ में इसका क्या कनेक्शन है? तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी जिस लोगों की प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है और जिनमें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहता है उन लोगों को ये बीमारी होती रही है और होती रहेगी। और कोरोना का कारण ऐसा बोल सकते हैं आप कि कोरोना एज अ बीमारी और कोरोना के लिए जो हमने ट्रीटमेंट देना जरूरी पड़ा है, ये दोनों चीजों ने मिला के उसके लिए एक उपजाऊ खेती बना दी है, जिसके कारण ये जो बीमारी है काला फंगस जो बीमारी है वो ज्यादा दिखने लगी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी हमारे यहाँ पे नहीं थी, ये हमारे यहाँ पे थी। और ये भी मैं बता दूं कि ये बीमारी भारत में बाकी देशों के मुकाबले 70 गुना ज्यादा पहले से ही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी सडनली अपने दिखने लगी है। इसका सिर्फ यही था कि इसके पहले हमें किसी ने बताया नहीं था कि लोगों को काला फंगस से इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ। लेकिन अभी इस कोरोना के इसमें जहाँ पे कोरोना के कारण लोगों की प्रतिकार शक्ति कम हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसके लिए उनको जो स्टीरॉइड्स देने लग रहे हैं और उसके कारण उनका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है या शक्कर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन के कारण ये बीमारी अभी फैलना चालू हुई है। Thank you, doctor. And what about how to monitor or suspect that a person is developing the disease? Because we as relatives or you all as a medical team,
since we have the common public, we would focus on we as relatives, what should be we looking out for कि ये कैसे डेवलप होता है, उस पे हम लोग मतलब क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं एज अ सिम्टम्स इन द पेशेंट। देखिए, इसमें जो ये बीमारी है, ये बीमारी का जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस के हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो ये बीमारी जब चालू होती है तो नाक बंद हो जाना या साइनसेस बंद हो जाना या आँख में दर्द होना या मुँह में एक बाजू में दर्द होना या आँख की रोशनी थोड़ी कम हो जाना, आपको चीज़ें दो-दो दिखाई देना या फिर बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, ये सब चीज़ें हैं, ये हमें बताती है कि ये बीमारी हमें होना चालू हो गई है। आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। घर पे इसका इलाज करना या ये मुझे लगता है ये नहीं है या मुझे लगता है ये नहीं है। ये क्या है कि ये जो काला फंगस जो उसको नाम दिया गया है, अभी लोगों का क्या हो गया है कि नाम काला फंगस दिया है, तो मेरे नाक में काला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसपे भी लोग जा सकते हैं कि ये मुझे काला फंगस है कि नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है। ये काला फंगस उसका जो नाम पड़ा है, वो उसका कलर के कारण नहीं पड़ा हुआ। इसका नाम जो काला फंगस पड़ा हुआ है, ये इसके कारण पड़ा हुआ है कि ये जब अपने खून में बहता है और खून में जब उसका प्रवेश होता है, तब वो जिस नस में जाता है, वहाँ नस जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ का जो खून का सप्लाई रहता है, वो ये बंद कर देती है और ये बंद कर देने के कारण वहाँ का जो पार्ट रहता है, वो काला हो जाता है और इसके कारण उसका नाम काला फंगस हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नाक में देखना है कि भाई मुझे नाक में कुछ काला दिख रहा है क्या, तो ही मुझे काला फंगस की बीमारी है, ऐसा नहीं है। ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं, तो आपको जाके टेस्ट करवाना है और डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, because actually I think that was the general impression people were having कि black fungus is something to look out for a black lining or something. Thank you for enlightening us on that. And the next question we would like to take up is what all organs get affected by this disease? ये बीमारी में ऐसे कुछ हुआ है कि specific कुछ organs पे ज़्यादा effect होता है and we need to be little more aware and alert about all this. देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया है, वैसे उसी तरह से पहले नाक, उसके बाद में दाँत या मुँह, उसके बाद में साइनसेस, उसके बाद में आँख। फिर आँख को जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो आँख से ये इन्फेक्शन फिर बाद में आपके ब्रेन में जा सकता है या ब्रेन में उसकी तकलीफ हो सकती है। जैसे ही उसकी अगर खून में वो चला जाता है, तो फिर उसकी तकलीफ आपको फेफड़े को हो सकती है, आपके किडनी को हो सकती है, आपके हृदय को हो सकती है। तो देखा जाए तो ये सब जगह फैल सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जैसे ही आपको नाक बंद हो जाता है या नाक में दर्द होना चालू हो जाता है या आँख में दर्द, वो टाइम है जब आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। जैसे आप इसमें देरी करते जाओगे, उतना उसका जो स्प्रेड है, वो पूरा शरीर में होते जाएगा। सर, मैंने आज ही कहीं पे तो पढ़ा है कि sometimes the doctors have made that statement कि they had to remove the eye or they had to remove a certain part of the body because of this black fungus. तो ये part अगर निकालते हैं तो is that gets completely cured, sir? देखिए, ये बीमारी ऐसे है, यही बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी आप अगर लेते हो, तो जो जितने जल्दी वो बीमारी पकड़ में आ जाती है, जितने जल्दी वो बीमारी को डॉक्टर को आप दिखाते हैं और जितने जल्दी उसके लिए ट्रीटमेंट चालू करते हैं, उतना वो बीमारी ज़्यादा तकलीफ नहीं देती आपको। तो ये बीमारी में भी यही है कि जैसे ही आपको समझता है कि इसमें से कोई तकलीफ है, वो आपको अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपका नाक में से स्वैब लेके उसका लैब में टेस्टिंग करवा के आपको इमीडिएटली बता सकता है कि भाई आपको ये बीमारी है या नहीं। अगर आपको ये बीमारी है, तो उसके लिए दवाई है, वो दवाई चालू करके ये बीमारी कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी आप आने में बहुत लेट हो जाता है, तो फिर ये बीमारी अगर आपके आँख में जाती है या आपके पीछे जाती है या आपके साइनसेस में जाती है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बाकी शरीर में उसका प्रसार ना हो। इसके लिए आपको आपके शरीर का कुछ भाग निकालना पड़ सकता है, जिसमें आपको आँख निकालनी पड़ सकती है, लेकिन या मुँह का थोड़ा भाग निकालना सकता है। जैसे कैंसर के कारण हमें करना पड़ता है, वही टाइप में इसमें भी करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत आगे की चीज़ है,
इसलिए तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि ये डरने की चीज नहीं है। डरना, अगर आप डिले करते हो, आप अगर उसमें टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो आपको डरना है। लेकिन अगर आप बराबर से ख्याल रखते हो, इस सब लक्षण को ध्यान में रखते हो और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। And sir, what are the precautions that we need to take? And we would like to know a little more about the public and health facilities, if you could guide us on that. देखिए अभी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ये कि आप लोगों तक ये सब इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हो, इसमें ये समझ में आता है कि उसका फायदा होगा या नहीं होगा। आप अगर किसी को बहुत डराते हो, आप किसी को अगर बोलते हो कि भाई ये हो गया है, आपको बहुत कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो सबसे पहली चीज ये होता है कि आदमी वो पहले छुपाता है और जैसे ही वो छुपाता है तो वो फिर बीमारी इस तरफ चली जाती है कि उसका फिर आप कुछ इलाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चीज ये है कि मुझे सबके सर में से ये फियर निकालना है और ये काम सिर्फ मुझे करना है एज हेल्थ, ऐसा नहीं है। जितने लोग हैं, जितना मीडिया में लोग रहे या बाकी के जो लोग रहे जो सुन रहे हैं, ये सबको ये बताना है कि भाई ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको छुपाना जरूरी है। ये एक चीज। दूसरी चीज इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की ये है कि ये चीज एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होती, यानी ये छूछात वाली बीमारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे हो गई तो मेरे बाजू वाले को भी हो जाएगी या तीसरे को भी हो जाएगी, ऐसा नहीं रहता हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज है ध्यान ध्यान रखने की, ये छूने से या ऐसे बीमारी फैलती नहीं है। ये सिर्फ अगर आपका इम्यूनिटी कम है या आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी के कारण आपकी प्रतिकार शक्ति कम है, तभी होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये बराबर से लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये चीज हो गई कि लोगों को ये कैसे पहुंचाना। तो इसमें जैसे आज हम बात कर रहे हैं, वैसे ही ये बातें जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी दूसरी चीज ये है कि एज अ डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर, मोर देन डॉक्टर मैं कहूंगा कि हेल्थ केयर वर्कर, जो सभी लोग जिसमें आप नर्सेस हो या डॉक्टर्स हो, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स हो या जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये सबका काम ये है कि उनको ये लोगों में से फियर या डर निकालना है। दूसरी चीज ये है कि हम जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको अगर किसी पेशेंट का अगर थोड़ा भी डाउट आता है कि ये पेशेंट को शायद डायबिटीज हो सकता है या उसका एक शुगर चेक किया वो शायद थोड़ा ज्यादा है, तो इस चीज में हमें ये देखना है कि ये डॉक्टर ये पेशेंट सचमुच में डायबिटिक है या सिर्फ ये पहली बार उसका शुगर इतना है। तो ये समझने के लिए अभी बहुत एक इजी चीज अवेलेबल हो गई है जिसको बोलते हैं HbA1c, कि ये HbA1c अगर आप करते हो तो उसका फायदा ये हो जाता है कि आपको लास्ट 3 महीने में आदमी का शुगर ज्यादा था या कंट्रोल में था और ये अभी सिर्फ एक ही बार उसका शुगर ज्यादा बढ़ गया है, ये समझ में आ जाता है। तो HbA1c ये टेस्ट ऐसी है कि जितने पेशेंट एडमिट होते हैं और जिसमें आपको लगता है एज अ डॉक्टर लगता है, एज अ नर्स लगता है कि भाई इसको डायबिटीज होने की ज्यादा शक्यता है, तो उसका HbA1c करना जरूरी है। ये एक चीज हो गई। अभी एक बार समझ गया कि भाई ये डायबिटिक है या शायद कोरोना के कारण उसका डायबिटीज बढ़ गया है, जो भी हो। इसमें दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस पेशेंट का शुगर आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जरूरी है। मैं जब कहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जरूरी है, इसका मतलब उसका शुगर 110 से लेके 180 के बीच में आपको कंट्रोल करना जरूरी है। ये आप हॉस्पिटल में रहे, घर पे रहे, क्लिनिक में रहे या आप अगर पेशेंट को टेलीफोनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते रहे, तो भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको देखना है कि उसका शुगर जो है वो शुगर लेवल आपको दिन में 3 बार वो आपको इन्फॉर्म करता है, वो बराबर से उसकी शुगर की दवाई लेता है और वो शुगर 110 से 180 के बीच में रहता है। क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी है एज अ डॉक्टर्स देखना कि ये शुगर उसको आगे जाके इसमें से कोई भी बीमारी या म्यूकोरमाइकोसिस ना हो। तीसरी चीज ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोरोना के कारण आपकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, एक चीज है। लेकिन कोरोना के लिए बहुत सारी दवाइयां जो हम दे रहे हैं, जो देना जरूरी है, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम ये दवाई देंगे ही नहीं, लेकिन ये देना दवा जरूरी है। जो दवाइयां खुद ही पेशेंट की प्रतिकार शक्ति कम कर रही है, जैसे
आपको मालूम रहेगा कि टोसिलिजुमैब है या फिर आपका स्टेरॉइड्स है। ये दोनों चीजें भी ऐसी है कि जिससे आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। तो फिर अगर आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है तो फिर आप क्या करें, दवाई दे कि नहीं दे? तो मेरे हिसाब से दवाई देना जरूरी है, लेकिन दवाई देने में आपको ये सोचना जरूरी है कि आपको ये दवाई कब चालू करनी है और कब रुकानी है। ये 2 चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें आपको सिर्फ़ खुद पे भरोसा रख के ना काम नहीं चलेगा। आपको आपके जो लोग डॉक्टर्स कलीग हैं, जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, जिनको इसके बारे में ज़्यादा मालूम है, वो लोगों से बातचीत करना ज़रूरी है और आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई मैं स्टेरॉइड कब चालू करूँ? मैं पहले चालू करता हूँ, तो भी पेशेंट को तकलीफ होती है। मैं लेट चालू करता हूँ, तो पेशेंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे कितना चालू करना है, कितने दिन देना है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए दवाई देना ज़रूरी है, लेकिन दवाई से पेशेंट को तकलीफ ना हो, ये देखना भी हमें ज़रूरी है। इस चौथी चीज़ ये है कि ये सब पेशेंट्स अभी ये जो देखा गया है लास्ट 1.5 साल में, कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई है कि वो उसको कैसे ऑक्सीजन दिया जाए, ड्राई दिया जाए या ह्यूमिडिफाइड दिया जाए। तो उसमें ये देखा गया है कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन अगर आप देते हो पेशेंट को, तो उससे पेशेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन ये ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन अभी कैसे हुआ कि लोगों ने घर में भी ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया। तो हॉस्पिटल में तो यूज़ करते ही थे। अभी ह्यूमिडिफिकेशन तो देते हैं। हॉस्पिटल में जब हम देते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें। जो घर में भी अगर आप ऑक्सीजन देते हो, तो भी आपको देखना है कि आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें। क्योंकि आप सादा नल का पानी या दूसरा कोई भी पानी अगर यूज़ करते हो, तो उसके कारण ये म्यूकोरमाइकोसिस उसमें बढ़ के आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये देखना ज़रूरी है कि आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, घर में यूज़ करो या बाहर यूज़ करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये यूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद में और एक चीज़ बताई गई है कि ये अगर आपके नाक में से जाने वाला है, तो आपको नाक जो है, आपको उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मार्केट में आइसोटोनिक सलाइन वॉश मिलता है, जिससे कि आप नाक में उसको पंप करके आपका नाक साफ कर सकते हो। जिससे ये मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि जिनको चांसेस ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि हर एक आदमी ने करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ है, जिसको इम्यूनिटी कम हो गई है, ऐसे कोई पेशेंट रहे जिनको डर रहेगा या उनको ऐसे सिम्पटम्स लग रहे हैं, तो उनके लिए ये करना ज़रूरी है कि जिससे वो आपका नाक अगर आप साफ करते रहेंगे, दिन में 2-3 बार, तो इससे ये जो फंगस है वो आपके नाक में ग्रो नहीं होगा। तीसरी चीज़ मैं एक बोलना भूल गया कि ये जो आप ऑक्सीजन दे रहे हो और डिस्टिल्ड वाटर डाल के दे रहे हो, वो उसका एक बॉटल रहता है। तो ये बॉटल जो है, वो बॉटल का जो पानी है, वो आपको रेगुलरली एवरी 8 आवर या 24 आवर आपको वो चेंज करना है और वो बॉटल धोना है और वो बराबर से गर्म पानी से धो के उसको वापस यूज़ करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको कोई भी चांस ऐसा नहीं लेना है, जिससे कि ये फंगस कहीं पे ग्रो हो रहा है और वो आपके शरीर में घुस रहा है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ में आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि आपका नाक बंद हो गया है या कुछ तकलीफ है, आँख में दर्द हो रहा है, पहली चीज़ डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद में आपको जो भी लगता है वो हम बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। सो मतलब जैसे एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि सीवियर हेडेक भी इग्नोर किया जाता है, घर पे ही पेन किलर लिए जाते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एंड इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज डिपेंडिंग ऑन अगर वो कोमोर्बिडिटी है तो ऐसे ही करना है कि इवन द हेल्दी एंड फिट पीपल शुड बी वॉचिंग आउट फॉर ऑल द सिम्टम्स। देखिए जो देखा गया है, अभी भी जो देखा गया है, उसमें भी ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा लोग जो है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको ही ये बीमारी हो रही है। जिनको जिनको हुई है, उसमें से मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें हुई है और जितने केसेज़ आए हैं, वो केसेज़ में 80% केसेज़ ऐसे हैं। बाकी के जो 15-20% पेशेंट्स हैं, उसमें ये जिनको डायबिटीज़ ना हो, उनको भी हुआ है। लेकिन उसमें आपको ये भी देखना है कि बाकी के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनमें, जो हमें मालूम नहीं है, तभी मालूम नहीं थे या फिर कोविड के टाइम पे उनका डायबिटीज़ बढ़ गया रहे। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मेनली जो जिनको प्रॉब्लम्स है, उनको ये देखना ज़रूरी है। लेकिन बाकी के लोगों को में अगर ये तकलीफ चालू होती है और वो 1 दिन या 24 घंटे में ठीक नहीं हो रही है, तो उनको जाके डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है।
Thank you. Now coming to that alternative, is there any alternative for the management? We have covered it, but just to sum it up, you had mentioned about some drops to be used. So request is, could you just repeat on that medicine that you had said? That, No, that is just it is called as a acidotic saline wash. It is available in the market. So there are different brands which are available. They can buy that. It is called as saline nozzle wash. So that can be used. Okay, that is. और वो क्या है कि ये पहले से साइनोसाइटिस और ये सब चीजों के लिए लोग यूज करते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, ये मार्केट में पहले से है। ये सिर्फ आपको अभी यूज करना है कि आपको सिर्फ आपका नाक साफ रखने के लिए आपको ये यूज करना है। जो लोगों को जैसे मैंने बताया कि जिनको ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के। And now coming to the most worrying thing, what I think everybody would be having this question, which is there a chance for more waves in the future? जैसे मैंने बताया कि वेव्स आने के चांसेस है, ये आना या ना आना हमारे हाथ में है, और वो कितने बड़े होंगे या कितने नुकसानदायी रहेंगे ये सब हमारे हाथ में है। देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ कि ये मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर और ये सब जो चीजें हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल सबसे कम होता है और बुरा इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम हेल्थ वर्कर्स है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जाके सामने से बताए। ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के या टेलीफोन पे मैसेज भेज के नहीं होता, क्योंकि लोगों का आजकल उस पे से विश्वास उड़ गया है। मेरा तो कभी का उड़ गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप सामने से बात करते हो, सामने से लोगों से बात करते हो, तब लोगों का आप पे भरोसा बैठता है। फिर लोग आपका सुनना और आप जो बता रहे हो उसमें विश्वास रखना चालू करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद जाके लोगों से मिले, लोगों से बात करें। जैसे आपने बताया कि मैंने सीएससी उरण में उरण जो गांव है, वहां पे मैंने काम किया है, लेकिन उधर एक चीज मैंने ये देखी कि वहां के सभी पेशेंट्स के रिलेटिव से मैं बात करता हूँ, रोज जब भी जाता हूँ तभी बात करता हूँ, रोज बात करता हूँ। उनको यही सब बातें बार बार बताता रहता हूँ कि कैसे रुकना है, कैसे ये सब बंद करना है, कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आना जरूरी है। तो इससे फर्क पड़ रहा है और वहां के लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये डॉक्टर आके बता रहा है, रोज आके बता रहा है और वो खुद उधर खड़ा होके बता रहा है, तो उसमें कोई तो पॉइंट रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने हम आमने सामने लोगों से बात कर सकते हैं, जैसे अभी जूम मीटिंग में हम सामने हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ कुछ बोल सकता हूँ या मैं कुछ गलत चीज बोल सकता हूँ। जो भी मुझे बोलना है उसमें कुछ तो सच्चाई हो रहनी चाहिए। ये जब लोगों को समझेगा तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोगों में ये जो भय का वातावरण तैयार किया गया है मीडिया ने, वो कम हो जाएगा। So, what do you think people should do and look out for to stop the further waves? We have spoken about it, but just as a summarizing the फर्दर वेव्स, अभी वेव्स जो आते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि लोग कहते हैं कि भाई इन्फेक्शन हो गया, वेव खत्म हो गया, इन्फेक्शन कम हो गए, तो फिर ये दूसरे बार वापस क्यों चालू होते हैं? तो ये चालू इस कारण होते हैं कि एक बार आपका वो जो कोविड के लिए जो बर्ताव है, वो अगर आपका खत्म हो जाता है, आपका मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब चीजें आप जैसे कम करने लगते हो, वैसे ही ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में जाना चालू हो जाती है। अभी क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोगों में ये वायरस फैल रहा है, तो अगर वेव आना है तो ये जो उनके शरीर में वायरस है वो आपके शरीर में जाना जरूरी है, तो ये अवॉइड करना जरूरी है। ये एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि आपको बुखार आए, सर दर्द हो, नाक बंद हो जाए या आपको सांस सूंघना प्रॉब्लम हो जाए या आपको खाना खाने में टेस्ट चेंज हो जाए, इसमें से कोई भी चीज अगर आपको होती है तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये नॉर्मल है। ये अगले 1.5 साल के लिए आपको सोचना ही नहीं है कि ये नॉर्मल है और ये होके ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, नहीं। आपको हर चीज पहले बार जब होती है तभी जाके आपको डॉक्टर को दिखाना है और तभी जाके ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि जितने दिन आप ये आपके शरीर में रहेगा उतना दिन आप खुद लोगों में इसको स्प्रेड करोगे, तो ऑटोमेटिकली हम ही बन जाते हैं स्प्रेडर्स
और उसके कारण ये वेव्स आती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हमें ये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना जरूरी है और वो चालू रखना जरूरी है। So this would be the take-home message from you to our audience. Or is there anything more that you would like to emphasize, Dr. Praful? Sorry. I said, say we have covered up all the concerns, and the take-home message is what we would like to hear from you. देखिए, लेकिन मैंने अभी जब भी मैंने ये बात किया है, व्हाट्सएप पे बात की, सॉरी मीडिया में बात किया है, तभी मैंने हर बार यही बात बोली है कि जितना हमें डराया गया है उतना डरने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज है, क्योंकि डरने के बाद में जो हम उसके ऊपर जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत बार गलत डिसीजन रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है कि डरना जरूरी नहीं। दूसरी चीज ये है कि हमें बहुत आप बोल सकते हैं कि लक्षणों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख देना है। तो थोड़ा भी लक्षण हमें लगता है तो हमें उसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। तीसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि जो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सीरियस लग रहा है, तो आपको जो इस जगह जाना है जहाँ पे आपको कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर्स मिल सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोविड की ट्रीटमेंट की जाती है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वहां पे काम करने वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पेशेंट्स देखे हुए रहते हैं और उसके कारण उनको ये समझने में आसानी पड़ जाती है कि पेशेंट को तकलीफ है, तो उसको एडमिट करना जरूरी है या जो भी है, क्योंकि जितना टाइम आप उस पर वेस्ट करोगे उतने टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको ऋतिक रोशन का एक एडवर्टाइजमेंट है जो आपने देखा रहेगा बहुत बार, जिसमें उसका डायलॉग है कि डर तो सबको लगता है लेकिन डर के आगे जीत है। तो वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे मत डरो कि आप जीतना ही भूल जाओ। डरना, लेकिन आपको सिर्फ डर से ज्यादा मैं बोला कि आपको समझदार रहना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके आगे आप इस बीमारी पे जीत हासिल करने वाले। Thank you, sir. Thank you so much for this informative session. And now we are ready to take questions from the audience. तो ऑडियंस में अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस लेने हैं तो वी हैव डॉक्टर सामंत हियर विद अस, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू unmute them and go ahead with their questions. गुड इव्हनिंग डॉक्टर साहेब. गुड इव्हनिंग. एक विचारायचं होतं, हे 2 मास्कचं जे आता प्रश्न विचारलेत, सगळीकडे सांगितलं की तुम्ही फॉलो करा, 2 मास्क घाला, 3 मास्क घाला, तर हा एक प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की ऑक्सिजन लेवल जर का आपलं कंटिन्युअस आपण मास्क लावून राहिला, म्हणजे आपण हॉस्पिटलमध्ये आम्ही सामान्य हे आहोत जनता, तर हा प्रश्न आहे की ऑक्सिजन आपल्या शरीरामध्ये त्याच्यामुळे मास्कमुळे कमी जातो का? बघा, आता ह्याच्यातला पहिला जो प्रश्न आहे मास्क बद्दलचा प्रश्न आहे, तर मास्क बद्दल महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी ही आहे की तुम्हाला तुम्ही घरामध्ये असाल किंवा तुम्ही अशा ठिकाणी जाताल की जिथे गर्दी नसणार आहे, तिथे तुम्ही साधा मास्क घालून गेलात तरी चालण्यासारखं असतं. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही डबल मास्क वगैरे घालायची जरुरी नाही. समजा तुम्ही अशा ठिकाणी जाणार, जसं हॉस्पिटल आहे किंवा तुम्ही पेशंटला घेऊन जाताय किंवा तुम्ही ऍम्ब्युलन्स मधून जाताय, अशा वेळेला तुम्हाला चान्सेस आहेत की तुम्ही अशा माणसाच्या सानिध्यात देऊ शकता की ज्याला कोविड झालेला आहे किंवा जीवाणू जास्त आहे. अशा ठिकाणी तुम्हाला जो N95 मास्क म्हणतो आपण, तो N95 मास्क घालणं जरुरी आहे. आणि डबल मास्क ही जी गोष्ट आहे, ही डबल मास्क ही गोष्ट असे डॉक्टर्स किंवा अशा हेल्थ केअर वर्कर्स जे हॉस्पिटलमध्ये अशा ठिकाणी काम करतात की जिथे आयसीयू आहे किंवा जिथे जास्त कोविडचे पेशंट आहेत, अशा ठिकाणी जे लोक काम करतात त्यांना ते डबल मास्क घालणं जरुरीचं आहे. तर त्याप्रमाणे तुम्ही त्याचा विचार करणं जरुरीचं आहे. सगळ्यांनीच डबल मास्क घालण्याची जरुरी आहे असं नाही. दुसरी गोष्ट अशी तुम्ही जी विचारली की यांनी ऑक्सिजन लेवल कमी होते का, तर मास्क घालण्यामुळे कोणाची ऑक्सिजन लेवल कमी होत नाही. म्हणजे आम्ही 2-2 मास्क घालून हॉस्पिटलमध्ये आणि आयसीयू मध्ये काम करतो, पण आमची कोणाचीही ऑक्सिजन लेवल कमी होत नाही. त्यामुळे ही महत्वाची गोष्ट लक्षात द्यायची की फक्त मास्क घातला म्हणून ऑक्सिजन लेवल कमी झाली नाही. पण समजा तुमची ऑक्सिजन लेवल कमी झालेली आहे, 95 पेक्षा कमी झालेली आहे किंवा 94 पेक्षा कमी झालेली आहे, तर ती मास्कमुळे झालेली नसून तुम्हाला दुसरा काहीतरी त्रास आहे आणि त्याच्यामुळे तुमची ऑक्सिजन लेवल कमी झालेली आहे, हे लक्षात घेणं जरुरीचं आहे.
नाही तर बऱ्याचदा काय होतं की आम्ही मास्क घातलाय म्हणून माझी ऑक्सिजन लेवल कमी झाली असा विचार करून सुद्धा पेशंट घरी बसलेले आहे. तर ते मास्कमुळे ऑक्सिजन लेवल कमी होत नाही. तुम्हाला जर काही त्रास झाला असेल तरच ऑक्सिजन लेवल कमी. Any more questions from the audience? सर सर जो ऑक्सीजन लेवल है मिनिमम कितना लेवल तक एक्सेप्टेबल है, उसके आगे फिर हम डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए सर? देखिए अभी ये इस बीमारी के कारण ये सारे लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते जा रहे हैं. हमने कभी हम सोचा भी नहीं था कि इतने बार हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे. तो अभी कैसा है कि ऑक्सीजन लेवल आपके उम्र के हिसाब से भी चेंज होती रहती है. तो ये भी याद रखना जरूरी है. लेकिन अगर आप नॉर्मल है, फिट हो और आपकी उम्र अगर 70 साल के नीचे हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल 94 to 95% तो मेंटेन होना ही चाहिए. अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है. अगर आप फिट हो और आपकी उम्र 50 के नीचे रहे तो आपका ऑक्सीजन लेवल 97 to 98% होना जरूरी है. So basically anything up below 94 becomes a concern. We need to look at it. Yes. Okay, thank you. नमस्कार डॉक्टर. Yes. मला फक्त परत विचारायचे, तुम्ही ते आता हे सेशन तुमचे चालू होते ना त्याच्यात तुम्ही सांगितलेलं आहे, पण ते सेशन ते पॉइंट 5 जरा मिस केले मी. जरा परत तुम्ही ते ब्लॅक फंगस किंवा त्याची हिस्ट्री सांगितली. मॅडमने तुम्हाला प्रश्न विचारले ब्लॅक फंगस काय कोविडच्या बरोबर आलेलं आहे, त्याची हिस्ट्री काय तुम्ही सांगत होते की पहिल्यापासून देशामध्ये आहे आणि मग आणि पुढे पण राहणार म्हणून. पुढे काय बोलले ते जरा मिस झाले माझे, परत ते सांगता जरा. बघा ब्लॅक फंगस किंवा काळा फंगस हा जी गोष्ट आहे ही सगळ्या जगामध्ये आहे. म्हणजे असं नाहीये की ती फक्त भारतात. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ही भारतामध्ये वर्षानुवर्षापासून आहे. ती कोरोना बरोबर आलेली नाही. तिसरी गोष्ट अशी आहे की ती सगळ्यांना होते असंही नाही. ती फक्त त्याच लोकांना होते ज्या लोकांचा डायबिटीस कंट्रोलमध्ये नसतो या ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी झालेली असते अशा लोकांना हा आजार होऊ शकतो. म्हणजे कोरोनामध्ये सुद्धा ज्या लोकांचा डायबिटीस जास्त आहे अशाच लोकांना, म्हणजे जे आता ज्या काही केसेस आलेल्या आहेत त्याच्यातल्या जवळजवळ 80% केसेस ह्या अशा आहेत की ज्यांना डायबिटीसचा त्रास होता अशा लोकांचा आणि त्यांचा डायबिटीस कंट्रोलमध्ये नव्हता. तर हे महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणं. दुसरी गोष्ट अशी की याचा कलर ब्लॅक नाहीये, तर ह्याचा जो त्रास होतो आणि ज्याच्यामुळे आपल्या रक्तवाहिन्या ज्या बंद होतात आणि त्या रक्तवाहिन्या बंद झाल्यामुळे आपल्या नाकाला काळा कलर येतो किंवा आपल्या डोळ्याच्या इथे काळं होऊन जातं किंवा आपल्या सायनसेस मध्ये काळं होऊन जातं, कारण तिकडे रक्ताचा प्रवाह थांबतो आणि म्हणून त्याला ब्लॅक फंगस म्हणतात. म्हणून मी परत हे सांगायचा प्रयत्न करतो की चुकूनही माझ्या नाकामध्ये काळी फंगस आहे का असं बघायचा प्रयत्न करत बसू नका. तुम्हाला जेव्हा वाटेल की बाबा नाक बंद झालंय, माझं डोळा दुखतोय, माझा चेहरा एका साईडला दुखतोय, माझे दात दुखतायत, असं तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा डॉक्टरांचा सल्ला घेणं जरुरी आहे. घरच्या घरचे उपाय करत बसू नका. Sir, we have got one question on YouTube. Is black fungus caused by fungus on fruits and vegetables and fungus on bread? That is the question come to us on the YouTube because we are live on YouTube also. Yeah, so that is a good question because I think that person उस आदमी ने थोड़ी मालूमात जानने की कोशिश की है. तो ये जो ब्लैक फंगस है ये ब्रेड पे आता है या फिर जमीन में रहता है या धूल में रहता है. तो ये ब्रेड पे आने वाला फंगस जो ब्लैक फंगस जो रहता है, ब्रेड पे आने वाला जो फंगस रहता है उसके कारण भी ये हो सकता है. तो इसके लिए आपको ये बाकी की चीजें भी ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी चीज बासी नहीं खानी है या बासी घर में रखनी नहीं है. जितना हो सके उतनी ताजी फले या ब्रेड भी आपको खाना है तो उसके टाइम लिमिट में खाना है. उससे टाइम लिमिट खत्म होने के बाद में उसको खाना जरूरी नहीं है. तो ये ब्रेड पे से हो सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको उसका प्रॉपर प्रिकॉशन लेना जरूरी है. Thank you, sir. Thank you for that. Any more questions coming from the audience?
because sir has to attend the patients at PV Doshi, so we can't keep him here forever. So I would request the participants, if they have questions, they can please take it little faster. Sir, doesn't look like we have any more questions. So thank you, audience, for being with us on this day. And we would like to inform you that this video will be uploaded on the YouTube. So you all can share the link with all your contacts to create this awareness. Like what Dr. Praful Samant has been telling us throughout the session is that awareness about the black fungus needs to be there. The awareness and the true facts about the pandemic also needs to be given to the entire community. So what we can do is share this YouTube link with all our contacts and help us in creating that total awareness and keeping all of us safe from this. And last but not the least, Dr. Praful Samant, thank you so much for conducting this session. And yes, we will be looking up for one more session depending on what feedback we get from all our Health Forum members and our other corporate contacts. Thank you once again, and Hare Krishna to all. Stay safe, stay healthy. Thank you. Hare Krishna.